As you all know, the happiness curriculum believes that the purpose of education is to create confident, mindful, responsible, happy individuals who can build a happy and harmonious society. Its end is to guide the students toward the three E's. The first E being exploring, experiencing, and then expressing happiness, which is not just momentary, but deeper and sustainable forms as well. You have seen how this child's life almost transformed as he was taking up happiness classes regularly. I am now going to talk about someone who is not just an individual, a modern age guru who is synonymous with Jivan Vidya Shivers and its memorable sutra. Any guesses? Som Bhai. Absolutely. I'm sure all of you reminiscence about the valuable lessons and teachings that he often shares. Sri Som Tyagi ji has been the main abodhak or educator, as we may call him, of Jivan Vidya since the year 2000. Som Bhaiya has conducted more than 200 7-day workshops with diverse sections of the society. And Som Bhaiya, as we proudly call him, I would like to request Bhaiya to please grace us with his irreversible magic of his words. Thank you, Bhaiya. सभी इस सभागार में 2017 में हमने 1 महीना पूरा बिताया। आज उनमें से बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद होंगे और मैं भी बहुत दिन से बहुत तीव्र इच्छा से दिल से इंतज़ार कर रहा था कि कोई अवसर ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ सबका धन्यवाद देने के लिए कोई अवसर मिलेगा और सबको साथ मिलेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपके साथ पुनः एक बार मिलने का, धन्यवाद देने का अवसर मिला है। मुझको लगता है कि बात शुरू करते हैं। अभी तो अतिथि देवो भव, तो सबसे पहले आदरणीय सिस्टर शिवानी जी का स्वागत करते हैं कि आपने इस उत्सव के लिए समय निकाला। मैं अभी अरविंद भाई जी से चर्चा कर रहा था कि इस तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच, कोरोना के बीच किसी ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल के ले जाना और दिल्ली जैसी जगह में उसको लोगों तक पहुंचा पाना, इसके लिए एक अद्भुत संकल्प शक्ति तो चाहिए ही और सतत उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है ही, जो आपने दिया है। तो हम अपने मुख्यमंत्री अरविंद भाई जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जब शुरू में आए थे तो लोगों ने मनीष भाई को शिक्षा मंत्री के रूप में देखा था, बाद में पता चला कि वो शिक्षाविद है। मनीष भाई के लिए जोरदार तालियां। और हमारी एजुकेशन डायरेक्टरेट के तमाम वो लोग जिन्होंने इसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाए रखा, और हमारे तमाम वो साथी जो यहाँ बैठे हैं और नहीं बैठे हैं, और उनके सभी परिवार के लोग। दोस्तों, जो आपने क्रिएट किया है वो भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक राह दिखाता हुआ एक छोटा सा चिराग है। मुझसे आग्रह किया गया है कि मैं इसकी एक पूर्व जर्नी को, छोटी सी कहाँ से ये कनेक्ट हुआ उसको रख दूँ। मेरी एजुकेशन दिल्ली की ही है और एजुकेशन पूरा करने के बाद, जॉब करने के बाद कहीं गांधी जी से प्रभावित हुआ और अपने भीतर ये संकल्प था कि चोरी नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। अब चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, उसके बाद जॉब करना बहुत मुश्किल हुआ और भी कुछ चीज़ें साथ में चलती रहीं। तो मैंने सोचा कि गांव में चल के काम किया जाए, और गाँव में काम करना शुरू किया तो स्विस डेवलपमेंट कपाट का प्रोजेक्ट था, जिसमें कि महिलाओं को कुछ काम सिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करना था। उन महिलाओं से बात करना शुरू किया तो पता चला उनकी एजुकेशन नहीं है, तो हमारा प्रोजेक्ट तो कहीं छूट गया और एजुकेशन शुरू हुई। उनसे बात शुरू हुई तो उनके घर में जिस तरह के दरानी जेठानी के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, बंटवारे की समस्याएं हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, तो उन सबको सुन के लगा ये तो मेरे घर में भी होता है। फिर चाहे जॉब की समस्या देखी, चाहे राजनीतिक समस्या देखी, चाहे बाजार की समस्या देखी, चाहे घर की समस्या देखी, एक बात बहुत गहरे में ध्यान में आ गई कि इस दुनिया की तमाम समस्याएं, एक व्यक्ति से लेके और युद्ध की तमाम समस्याएं, मानसिकता की समस्याएं हैं, और मानसिकता का कोई कैरिकुलम हमारी एजुकेशन में नहीं है। क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से हम इंजीनियर, डॉक्टर्स बनाते हैं, हम एक हेल्दी माइंडसेट भी एजुकेशन के द्वारा दे सकें? वर्तमान धर्म के रूप में जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। आवश्यकता इस बात की है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब बच्चा स्कूलिंग पूरी करता है तो 12वीं तक की शिक्षा माइंडसेट दे पाए। अब इसको ढूंढना शुरू किया तो तमाम धार्मिक प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू किया, उनके बड़े लोगों से बात करना शुरू किया, है ना। तो ओशो, जे कृष्णमूर्ति और तमाम, तो सभी लोगों ने ये कहा कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ उन्होंने बातें कहीं, लेकिन जब ये पूछते थे कि क्लास 1 में क्या दें, 2 में क्या दें, 10th में क्या दें,
तो वही CBSE, ICSE, IB बोर्ड है, उसके साथ में आप कुछ एक आध पीरियड जोड़ के कोई काम कर सकते हो। लेकिन मानसिकता परिवर्तन, हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो लगातार 15-20 साल पढ़ते हैं, तब उसमें कोई अधिकार आता है। तो ये छोटे मोटे प्रयासों से बात नहीं बनेगी। और दिल्ली की ज़िंदगी जीते हुए ये लगा कि जैसा मैं हूँ शायद मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा और ये समाज भी नहीं बदल पाएगा। किसी एक लिंक के माध्यम से मैंने ये पढ़े लिखे समाज को छोड़कर हमेशा के लिए बस्तर के आदिवासियों के बीच में ज़िंदगी बिताने का निर्णय लिया। और 95 में मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर, पत्नी को लेकर, बिना किसी फंडिंग के किसी गांव में ज़िंदगी भर बिताएंगे, क्योंकि ये वहीं संभव है कि बिना झूठ बोले, बिना चोरी किए आराम से जिया जा सकता है। ये एक सुखद संयोग था दोस्तों। जब वो कहते हैं ना कि आप कोई अपने दिल की गहराइयों से आप किसी बात को सोचते हैं तो कायनात मदद करती है। उसी जंगल में उस आदरणीय ए नागराज जी से मुलाकात हुई, जिसके माध्यम से इस प्लेनेट को वो मिला है जिसकी खुशबू आने वाली मानवता पहचानेगी। थोड़ा थोड़ा भी पहचानना शुरू किया है। आदरणीय नागराज जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत एक दिल को छू देने वाली बात कह दी और पहली मीटिंग में ही मैं उनका हो गया, इस दर्शन का हो गया। आज तो मेरे को लगता है कि वो चर्चा ज़्यादा प्रासंगिक है। आज पूरी धरती पे धर्म के नाम पे जिस तरह का आपस में संदेह पैदा हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तो दोस्तों आदिकाल से भी युद्ध के नाम पे, धर्म के नाम पे युद्ध लड़े जाते रहे हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने एक बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा पूर्वक मानव को ज्ञान से संपन्न नहीं किया जा सका, शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो सकी, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, इसलिए अपनी आस्थाओं को हमने किन्हीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में समर्पित किया, ताकि आदमी किसी श्रेष्ठता को पहचान सके, उस श्रेष्ठ आचरण के सामने कम से कम नियंत्रित बना रहे। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे विद्यालय हो जाएंगे। और यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई तो ये विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। दोस्तों, चॉइस अपने पास है कि वाकई में पूरे विश्व के तमाम आस्था के केंद्र सही अर्थों में मानव को गढ़ने के केंद्र हो जाएं, और जितनी मेहनत के साथ हम इंजीनियर और डॉक्टर को तैयार कर पाने में सफल हो पाए हैं, उस तरह से हम इसके लिए भी सफल हो पाएं। इस पूरी बात को लेके IIT दिल्ली में डॉक्टर सत्या प्लाज्मा फिजिक्स के साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने आदरणीय ए नागराज जी के बाद में इसको शिविर के रूप में कहना शुरू किया। और वहाँ से एक तरह से आज के डेट में देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम में ये रेगुलर कोर्स या ऑप्शनल कोर्स के रूप में शामिल है। कलाम साहब के राष्ट्रपति रहते समय कलाम साहब ने बहुत रुचि लिया। 6 बार करीब उनसे मुलाकात हुई। एक बार की मुलाकात में उन्होंने बहुत दिल से इस बात को कहा कि एक बच्चा क्लास 1 से लेके 12 तक 25,000 घंटे लगाता है। जीवन विद्या को मैंने जितना समझा है, ये एजुकेशन में आने की ज़रूरत है, लेकिन मेरी एक चिंता है कि इससे कितने हज़ार घंटे और बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कोई प्रयोग हमने करके तो नहीं देखा था। मैंने अंदाज़ा से उनसे कहा कि सर, इट विल रिड्यूस टू 15,000 आवर्स। उनको ये बात इतनी खुश कर देने वाली लगी, उनको इतनी स्वीकार हुई कि ऐसा हमको भी उस समय पता नहीं चला। 2006 का जो 14 अगस्त का देश के नाम राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन विद्या को यदि एजुकेशन में लाएंगे तो ये 25,000 घंटे 20,000 घंटे हो जाएंगे। तो 15 थोड़ा उनको ज़्यादा कम लगा होगा, तो उन्होंने 5 अपनी तरफ से ऐड कर लिया। लेकिन ये बात की तो आशा उनको दिखाई दे गई। आज मुझको लगता है एक और संदर्भ कहना चाहता हूँ दोस्तों। वेंकटचलैया जी जो भारत के चीफ जस्टिस हुए, वो जिस समय मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, आदरणीय नागराज जी ने उस समय 40 चीफ जस्टिस के साथ में, 40 जजेस के साथ में लगभग 30 दिन का एक वर्कशॉप किया था दर्शन पे। उस समय वेंकटचलैया जी ने एक अद्भुत टिप्पणी किया था। उन्होंने कहा था कि इस दर्शन को लाना बहुत मुश्किल काम है, इस दर्शन को समाज में उतारना बहुत मुश्किल काम है। यदि उतर गया तो हजारों साल मानवता को लौट के देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इन सारे संयोगों को जोड़ते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद भाई जी, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष भाई जी और हमारे डायरेक्टरेट की टीम और आप सब साथियों ने जो कर दिखाया है वो किया है। जितना अद्भुत काम ये अनुसंधान था, बिना किसी चिन्ह के, प्रतीक के, कर्मकांड के, शुद्ध रूप से जिस तरह हम एटम और सेल पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग के रूप में उसको प्रैक्टिस करते हैं, और पिछला 50 साल गवाह है कि हमने यदि विज्ञान को, यदि जड़ संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा क्वांटम लीप है। यदि चैतन्य संसार को तर्कपूर्वक समझा जा सकता है तो संबंधों का उजड़ा हुआ संसार भी बसाया जा सकता है।
इस धरती को युद्ध, तो शिक्षा की पहली सफलता है कि हमारे परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं। शिक्षा की अंतिम सफलता है कि ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। एजुकेशन पे बजट 2% हो और युद्ध पे बजट 30% हो, शायद इसको उल्टा कर देने की आवश्यकता है। यही शिक्षा की सफलता होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय नागराज जी के प्रति, जिनके माध्यम से जीवन विद्या मध्य दर्शन अवतरित हुआ और आज ये पूरे देश में और देश के बाहर जिस तरह से शिक्षा में अपनी जगह बना रहा है और एक आशा जगी है, उसके लिए खूब खूब आपको धन्यवाद। थैंक यू। सोम भैया, आपको सुनना हमेशा से ही बहुत सुखद अनुभव रहता है और ज़्यादा शिविर अटेंड करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन एक जो आपका सूत्र है वो मुझे हमेशा याद रहता है और वो बिल्कुल एक टचस्टोन मेथड या जिसे कहें तालिस्मान की तरह काम करता है। जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। मेरे ख्याल से इसको कई अलग अलग सिचुएशंस में रख के मैंने देखा और मेरी कोशिश रही कि मैं उन सूत्रों पे खरी उतर पाऊँ।